हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। देखो यार, आपको पता है कि मैं आपका अपना फिजिक्स बडी फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सप्रेस आपके लिए लेके आता हूँ इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर्स, साइंस के लेक्चर्स। और ये लेक्चर सीरीज़ में हम आपके आ गए हैं लेक्चर नंबर 10 पे, रेजिस्टेंस पे। इससे पहले हमने क्या क्या कर लिया बच्चा लोग? इससे पहले हमने कर लिया इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट इलेक्ट्रिक क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसका बेसिक सीख लिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस, जो मेन चीज़ थी इस चैप्टर की, उसको हम अब थोड़ा थोड़ा ख़त्म करने आ रहे हैं। लाइक हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया है, ओम्स लॉ से जो उसका कंसिक्वेंस होता है रेजिस्टेंस, वो क्या होता है वो पढ़ लिया है। फिर रेजिस्टेंस का ओरिजिन भी पढ़ लिया है। फिर रेजिस्टेंस के ओरिजिन के बाद और ओम्स लॉ पे हमने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। देन उनके बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी पढ़ लिया है। अब ये जो रजिस्टिविटी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन सीरीज, इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। 10th में भी बनते हैं, 12th में भी बनते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको एक मोटिवेशनल या अपना जो ज्ञान है, या जो एक बोलते हैं ना कि एक उपदेश बोल लो, या फिर कि जो खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहता हूँ। यार मैंने अभी 1-2 दिन पहले इंस्टा पे बहुत अच्छा पोस्ट पढ़ा, तो आई थॉट कि ये मैं अपने जो जितने भी व्यूअर्स हैं, जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे को लेक्चर देखते हैं, जो इस लेक्चर को देखने वाले हैं, उनके साथ शेयर करूं। तो बेटा थॉट बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बट उसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आई विल एक्सप्लेन कि भगवान हमें नट्स देता है, गॉड गिव अस नट्स, अखरोट, बट वो फोड़ के या छील के नहीं देता। इसके कहने का मतलब क्या है कि भगवान हमें अपॉर्चुनिटीज़ देता है, डेली देता है, उसको ग्रैब करना, उसको अपनी लाइफ में फुलफिल करना, वो हमारे हाथ में होता है, हमें हार्डवर्क करना है। तो इसके कहने का मतलब ये था, ये थॉट आपसे शेयर करने का मेन रीज़न आज का ये था कि अभी तक जो हमने गलतियाँ की हैं पास्ट में, हमने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मतलब बहुत टाइम है। आपको पता है डेट शीट आ चुकी है, हमने डेट शीट की भी वीडियो डाल दी है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हो हम कैसे कैसे कवर अप करने वाले हैं। तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हो तो हमारे लेक्चर से देख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी का देख सकते हो, पूरी अच्छे से उसमें हमने समझाया हुआ है बेसिक से। तो मेन बात क्या है कि ईच डे नया होता है, हर दिन नया होता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है। जो पास हो चुका है उस पर ओवर थिंक मत करो, उस पर सोचो मत। जो नया दिन है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो, अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके पास हैं ऑलरेडी उनको फुलफिल करो। और बस अपना जो मेन टारगेट है, अगर आप पढ़ाई में कर रहे हो तो पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अगर आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं स्पोर्ट्स में तो दबा के स्पोर्ट्स खेलिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब अगर आप म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, म्यूज़िक में जाना चाहते हैं, कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप लोग कर रहे हैं उस पर एक फोकस होके कीजिए। जैसे मैंने अपनी फोकस वाली सीरीज में बताया था कि मतलब फोकस वाली वीडियो में बताया था कि आपको जो भी काम करना है, एक पर्टिकुलर काम फुल फोकस के साथ करना है, फिर रिलैक्स करना है। तो चलिए, ये जो इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 10, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का सीरीज वाला पार्ट वो मैं कवर अप करा चुका हूँ। इसे भी फटाफट फटाफट कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल है क्या, हमें क्यों पढ़ना होता है। देखो, रेजिस्टेंस इन पैरेलल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता है बच्चों को, और इस पे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। मजे की बात यह है कि जिस पे थोड़ा बच्चों को लगता है ना कि यार ये क्या चीज़ है, ये कॉम्प्लिकेशन है, उस पर टीचर्स को क्या होता है कि चलो यार बच्चों से थोड़ी मौज ली जाए, इन पे थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन बनाए जाए। और अभी के लिए ही नहीं, 10th के लिए तो आएंगे ही आएंगे, 12th में भी और एंट्रेंस एग्जाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो अभी वीडियो है, आप पेन पेपर लेके बैठ जाइए, जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिए, अपने वर्ड्स में लिख लीजिए, मेरे वर्ड्स में लिख लीजिए। और इसका सीधा सीधा डेरिवेशन भी आ सकता है, और आएगा, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इस बार, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चंस देखे हैं, सैम्पल पेपर देखे हैं, तो सीधा सीधा डेरिवेशन भी है। तो ये जो मैं अभी अगले 20 मिनट में, 15 मिनट में आपको समझाने वाला हूँ, आप एंड तक देखिए इस वीडियो को, और उसी के साथ साथ ये पूरा का पूरा नोट डाउन कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, कि ये जो लेक्चर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 10, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। देखो बेसिकली है क्या। इससे पहले एक और बात कि अगर अभी तक आपने हमारा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी एक्सप्रेस चैनल ज्वाइन कर रखा है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, तो सबसे पहले जाइए बच्चों लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और अगर आप पहले टाइम देख रहे हैं उसको, तो बहुत बहुत वेलकम आपका देखने के लिए। इसके साथ आप क्या कीजिए कि एनसीईआरटी एक्सप्रेस जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो जितने भी क्लास के एनोटेशंस हैं, जो क्लास की हमारी टाइमिंग्स हैं, जो नोट्स हैं, डीपीपीज हैं, आपको सब मिलेगी इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिकली रेजिस्टेंस इन पैरेलल है क्या। मैंने आपको जब रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन बताए थे, जो अभी एक लेक्चर पहले
उसमें जो हमारा लेक्चर नंबर 9 है, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि लेक्चर नंबर 9 में मैंने आपको ये बताया था कि जो रेजिस्टेंस है, जो हमारे बड़े बड़े अप्लायंसेज होते हैं, जो होम के सर्किट होते हैं, उसमें कई सारे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके जो रेजिस्टेंस होते हैं वो दो तरीके के कॉम्बिनेशन में लग सकते हैं, सीरीज में लग सकते हैं, पैरेलल में लग सकते हैं। सीरीज वाला मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो आप लेक्चर नंबर जो मेरा 9 है उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें ही मैंने पैरेलल भी एक्सप्लेन कर दिया है, बट मेरे को लगता है कि पैरेलल का अलग से समझाना चाहिए, अलग से बताना चाहिए, इसका डेरिवेशन आता है, तो इसलिए मैं इसको अलग से भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे कि आपको दिख रहा है इस वाले डायग्राम में, आप यहाँ पे देखिए कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल होता क्या है बच्चों लोग। रेजिस्टेंस इन पैरेलल होता है ऐसे कि सपोज आप किसी क्यू में खड़े हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल है दिल्ली एनसीआर के बच्चों के लिए मेट्रो में, और जो दिल्ली एनसीआर के नहीं है उनके लिए पीटी का ग्राउंड, स्कूल का ग्राउंड। कि होता क्या है कि सपोज स्कूल के ग्राउंड में, पीटी के ग्राउंड में, मेट्रो के क्यू में एक ऐसे रो खड़ी है, उसके बगल में दूसरी रो है, नंबर ऑफ पीपल लगे हुए हैं क्यू में, उसके बगल में दूसरी क्यू है, उसके बगल में तीसरी क्यू है। तो जब ऐसे नंबर ऑफ क्यूज एक दूसरे के पैरेलली खड़ी होती हैं, एक दूसरे के पैरेलली स्टैंड होते हैं, और उनको कनेक्ट कर दिया जाए किसी वायर से या कनेक्ट कर दिया जाए किसी रोप से, उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस में हम कैसे समझ सकते हैं, बड़े आराम से समझो, बड़े प्यार से समझो इस चीज़ को कि ये मेरा सर्किट है, यहाँ से मैंने बैटरी लगाई, ये मेरी बैटरी है, नंबर ऑफ सेल्स लगे हैं, यहाँ पे मेरी बैटरी लगी हुई है। इस बैटरी से एक ऐसे वायर गया, ठीक है बच्चा लोग, इस बैटरी से एक ऐसे वायर गया है, ये इस बैटरी से एक ऐसे वायर गया, और ये वायर यहाँ पे जाके कनेक्ट हो गया है, ये वायर इस पॉइंट पे जाके ये वायर इस पॉइंट एक्स पे जाके हो गया मेरा कनेक्ट। अब इस पॉइंट एक्स के बाद क्या हुआ कि जैसे मैंने अभी आपको वो रो वाला एग्जांपल समझाया था कि एक रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पे लग गया, एक रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पे लग गया R1, दूसरा रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पे लग गया R2, तीसरा रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पे लग गया R3, और ये सारे के सारे कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में। देखो यहाँ पे एक है ये, फिर यहाँ पे एक है ये, फिर यहाँ पे एक है ये। तो ये कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि एक असेंबली हॉल में, पीटी हॉल में जब आप खड़े रहते हो, ऐसे समझो कि सपोज 8th क्लास की क्यू, 7th क्लास की क्यू, 5th क्लास की, 6th क्लास की, या फिर एक क्यू टोकन लेने के लिए, एक क्यू दूसरी टोकन लेने के लिए, जो दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, या फिर एक क्यू अंदर एंट्री लेने के लिए, दूसरी क्यू, तीसरी क्यू, और वो पैरेलली खड़ी होते हैं और 1 by 1 चलती रहती है। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब मेरा रेजिस्टेंस जो सीरीज में होता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है, क्योंकि वायर एक होता है तो करंट डिवाइड नहीं हो सकता। अब आप इसमें देखो कि 3 वायर है मेरे पास, 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर। इस 1 वायर से 3 वायर निकले हैं, तो 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर में अलग अलग करंट जाएगा, सीधी सी बात है, अलग वायर है तो अलग वायर में अलग करंट जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चा लोग होता क्या है मेरा, ये नोट डाउन करने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आप इसको ऐसे लिख सकते हो, in parallel combination, in parallel combination, in parallel combination, my नहीं in parallel combination, in parallel combination, current of the circuit divide, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट ऑफ द सर्किट डिवाइड। और यहीं पे लिख लो डिफरेंस के लिए, क्योंकि डिफरेंस भी आ जाता है कई बार, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो क्या होता है, करंट ऑफ द सर्किट डिवाइड होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे यहाँ पे हो रहा है I1 I2 I3। अभी इसको जूम करके दिखाऊंगा दोबारा से। इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज और PD stands for potential difference, voltage और PD of the circuit divide। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको नोट डाउन कर लेनी है, समझ लेना है, ठीक है बच्चा लोग। इसको आप बॉक्स में नोट डाउन कर लो, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं कि मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट ऑफ द सर्किट डिवाइड होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरा वोल्टेज डिवाइड होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कैसे डिवाइड होता है मैंने लेक्चर नंबर जो मेरा 9 है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब आप अगेन देखिए इस वाले सर्किट डायग्राम को देखिए, अभी जो लिखा है उसको भूल जाइए थोड़ी देर, कि एक सर्किट है, इससे एक वायर गया,
दूसरा वायर गया, तीसरा वायर गया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से जो करंट जाएगा, यहाँ से जो करंट जाएगा, यहाँ से जो करंट जाएगा, यहाँ से जो, ऐसे समझो कि ये जो करंट है I1 हो जाएगा, ये वाला जो करंट है इसको यहाँ लिख लेते हैं I2 हो जाएगा, और ये वाला जो करंट है ये I3 हो जाएगा। सीधा सीधा दिख रहा है मेरे को। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मेरा जो करंट डिवाइड होता है, और जब करंट डिवाइड होता है बस इतना समझ में आ जाना चाहिए, उसके बाद तो ओम्स लॉ यूज करके, उसके बाद हम रेजिस्टेंस को मान के अज्यूम करके इसका हम जो टोटल रेजिस्टेंस होता है इन पैरेलल सर्किट उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो मेन जो समझने की बात थी वो मेन बात थी ये वाली, कि इन मेन समझने की बात क्या थी बच्चों लोग, मेन समझने की बात थी कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन माई करंट ऑफ द सर्किट इज गेट डिवाइड, इन सीरीज कॉम्बिनेशन माई पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज ऑफ द सर्किट गेट्स डिवाइड। मेन बात अगेन समझ लेते हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चा लोग मेरा सर्किट में करंट डिवाइड होता है, और मेरे को पता है कि जो मेरा एमीटर है वो ऑलवेज सीरीज में लगता है, जो वोल्ट मीटर है वो ऑलवेज पैरेलल में लगता है, तो इसलिए इसको ऐसे पैरेलली लगाया गया है। आप यही चीज़ रेजिस्टेंस इन सीरीज वाले लेक्चर में भी देख सकते हैं कि उसमें हर रेजिस्टेंस के साथ पैरेलली मेरा वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस का जो वोल्ट मीटर है वो लगाया गया है। ठीक है, तो अब इसको क्या है कि बस दो जो मेन समझने की बात थी मैंने आपको समझा दिया कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल में होता है क्या है, करंट डिवाइड होता है, ईच वायर का अलग करंट होता है, उस करंट के अलग वायर हो, मतलब ईच करंट का डिफरेंट होने के कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम आगे कैलकुलेट करते हैं कि जो नेट रेजिस्टेंस होता है पैरेलल सर्किट में, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है पैरेलल सर्किट में, उसको हम कैसे निकालते हैं, उसका जो फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी जो मैं लिखवाना हूँ इसमें भी आगे भी उसको आप लिख लीजिए, उसको आप अच्छे से समझिए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। देखो अब रेजिस्टेंस ने आपने पैरेलल समझ लिया है, तो ये सीधा सीधा सर्किट है। इट इज ऑब्जर्व दैट टोटल करंट I इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेपरेट करंट्स थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द कॉम्बिनेशन। वो जो पिछले वाला डायग्राम है, उस पिछले वाले डायग्राम में से सर्किट वर्किट हटा के सिर्फ इस पर्टिकुलर डायग्राम को लिया गया है, इस पर्टिकुलर डायग्राम को आपको समझाया गया है, ये जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं बार बार इसको मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को बस समझाया गया है, तो इस चीज़ को अभी हमें समझना है। तो क्या बोला गया है कि पैरेलल रेजिस्टेंस में, अगेन थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, या तो पैरेलल रेजिस्टेंस में होता क्या है मेरा बच्चों लोग, पैरेलल रेजिस्टेंस में क्या होता है, हमने देखा है कि पैरेलल रेजिस्टेंस में अगर ये एक करंट आ रहा है, यहाँ पे ये I करंट आ रहा है, नेट करंट टोटल I आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा I1 I2 I3। यहाँ पे लिखा हुआ भी है साफ साफ, ये क्या हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I2, ये हो जाएगा I3। ये जो आपको दिख रहा है ये स्मॉल, ये देखो I1 I2 I3, एंड अगेन ये सारा का सारा देखो जो I करंट से I1 I2 I3 बना, तो जब यहाँ पे Y पॉइंट पे कंबाइन होगा, X पॉइंट से जो I करंट है वो 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, I1 I2 I3, तो Y पॉइंट पर अगेन जो टोटल सम मिलेगा वो I जो होगा I1 I2 I3 होगा। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई अलग सी बात नहीं है कि एक करंट 3 में डिवाइड हुआ। ऐसे समझो अगर टोटल करंट 10 एम्पियर है, वो 4 4 2 में हो जाए डिवाइड, 3 3 1 में हो जाए डिवाइड, या 3 3 4 में हो जाए, तो कैसे भी हो सकता है, बस उसका जो टोटल सम होना है वो मेरा 10 ही आने वाला है, 3 में डिवाइड होगा, तो जब उसको कंबाइन करेंगे टोटल करंट मेरे को 10 एम्पियर ही मिलेगा। ये बात इसमें समझाई गई है। तो इट इज ऑब्जर्व दैट टोटल करंट I इज इक्वल टू द सम ऑफ सेपरेट करंट्स थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द कॉम्बिनेशन, दैट इज नेट करंट I, ये जो इंपॉर्टेंट बात है इसको लिख लेते हैं, नेट करंट I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और ये इक्वेशन इसलिए बताई गई है, इसलिए समझाई गई है ताकि हम इसे नेक्स्ट जब हम अपना डेरिवेशन करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट पेज पे, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इसमें क्या समझाया गया कि जो नेट करंट है वो 3 में डिवाइड हो जाता है, और वो जब 3 में डिवाइड हो जाता है तो जो टोटल सम होता है I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। 3 में इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लिए हैं, 4 लेता तो 4 में होता, 5 लेता तो 5 में हो जाता। आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये मत करना कि 4 रेजिस्टेंस है तो 3 में होगा, 2 रेजिस्टेंस है तो भी 3 में होगा। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जितने होते हैं उतने मेरा पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड हो जाता है, बस ये चीज़ रखने का। चलो इसी में लिख देता हूँ, ये पॉइंट इंटरेस्टिंग लगा मेरे को समझाने के पर्पज से, आपको एक नोट और लिख लो यहाँ पे कि करंट डिवाइड्स इन इक्वल नंबर of times to the number of resistance
इन PARALLEL इन पैरेलल सर्किट। इसके कहने का मतलब ये है कि जो मेरा करंट होगा वो उतने नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड होगा, उतने इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड होगा जितने मेरे क्या होंगे बच्चा लोग, जितने मेरे नंबर ऑफ टाइम्स सर्किट रेजिस्टेंस लगे होंगे सर्किट में। अगर 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सर्किट में तो 4 टाइम्स डिवाइड होगा, 3 लगे हुए हैं तो 3 टाइम्स डिवाइड होगा, 2 लगे हुए हैं तो 2 टाइम्स होगा, और 5 लगे हैं तो 5 टाइम्स। तो ऐसे याद रखना, ये मत करना कि टोटल हमेशा 3 ही में ही डिवाइड होगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे हैं, करंट डिवाइड्स इन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स टू द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट, कि जितने पैरेलल सर्किट लगे हैं उतने नंबर ऑफ टाइम्स मेरा करंट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद कुछ नहीं है, 2 मेन बात थी जो समझने की थी पैरेलल सर्किट में, मैं समझा चुका हूं आपको। पहला, पैरेलल सर्किट में मेरा करंट डिवाइड होता है, उससे भी बेसिक्स कि पैरेलल सर्किट ही क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है जब रेजिस्टेंस या जब मेरे इंस्ट्रूमेंट या जब मेरे नंबर ऑफ पीपल पैरेलली स्टैंड करे, पैरेलली अटैच हो किसी एक थ्रेड से, वायर से। तो पैरेलल में मेरा जब अलग अलग थ्रेड हो जाएगा, अलग अलग वायर हो जाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो करंट अलग अलग हो जाएगा। तो 2 बेसिक बात कि पैरेलली स्टैंड होंगे, पैरेलली अटैच होंगे। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है। तो करंट कैसे डिवाइड होता है, आई विल एक्सप्लेन यू अच्छे से। उसके बाद जितना करंट, मतलब जितने नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट होंगे, जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे, क्योंकि बेसिकली रेजिस्टेंस किसका होगा भाई, इंस्ट्रूमेंट का होगा, वायर का तो होगा नहीं, क्योंकि वायर अलग अलग से लगाओगे तो वो तो पागलपन है। तो जितने नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट होंगे, जितने नंबर ऑफ मेरे रेजिस्टेंस होंगे, उतने नंबर ऑफ टाइम्स करंट डिवाइड होगा। 2 होंगे तो 2, 3 होंगे तो 3, 4 होंगे 4, 5 होंगे 5, n होंगे n। तो इसीलिए ये जो नोट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे मत समझना कि 2 करंट लगा दिए, मतलब 2 इंस्ट्रूमेंट लगा दिए तब भी 3 में आप डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि सर ने तो 3 में बताया है, 4 लगा दिए तब भी 3 में नहीं। 2 है तो 2 में डिवाइड होगा, 3 है तो 3 में डिवाइड होगा। तो ये जो पॉइंट है, जो बात है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि करंट डिवाइड्स इन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स टू द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट। ठीक है, अब आ जाते हैं कि इसके डेरिवेशन पे। डेरिवेशन देखो बहुत ईजी है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। जो अभी मैंने 2 मेन बात बताई है कि करंट डिवाइड होगा, पहली मेन बात, और करंट कितने टाइम्स ऑफ डिवाइड होगा, जितने नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे, जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे होंगे उसके हिसाब से, और ओम्स लो। 3 मेन चीज को यूज करके हम ओम्स लो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में मेरा करंट डिवाइड होता है, कितने टाइम्स डिवाइड होता है, जितने टाइम्स मेरा रेजिस्टेंस होता है, इन तीनों चीज को जब हम कंबाइन कर देंगे तो हमारा डेरिवेशन हो जाएगा बहुत इजीली। अब ये क्या लिखा कि लेट आर पी बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कि इसने क्या बोला है कि सपोज कर लिया, मान लेते हैं कि जो इस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है, वो आरपी है। अब ओम्स लॉ यूज करा पूरे के पूरे सर्किट में। पूरे के पूरे सर्किट में कहने का मतलब है इस पूरे के पूरे सर्किट में ये जो पैरेलल रेजिस्टेंस है, इस पूरे के पूरे सर्किट में यहाँ से एक आई करंट जा रहा है, ये पूरा जो टोटल सम होके आएगा आरपी होके आने वाला है, और पोटेंशियल डिफरेंस है वी और नेट करंट है आई। तो इसको जब हमने पूरे के पूरे सर्किट में लगाया तो क्या निकाला कि वी हैव आई इक्वल्स टू वी आर पी। और ये कहाँ से आया, ये आपके ओम्स लॉ से आया है। कि लिख देता हूँ, बता देता हूँ आपको कि यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ वी इक्वल्स टू आई आर, हमें पता है यूजिंग ओम्स लॉ वी इक्वल्स टू आई आर, और आई कितना हो जाने वाला है, वी अपॉन आर, किसी भी सर्किट की बात करें तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके, ओम्स लॉ को यूज़ करके, यूजिंग ओम्स लॉ वी इक्वल्स टू आई आर और आई इक्वल्स टू वी बाई आर। अब मैंने सपोज किया है, माना है कि जो टोटल रेजिस्टेंस है पैरेलल सर्किट में आर पी है, वोल्टेज वी है, तो करंट टोटल क्या है, आई। तो ये वाला जो फॉर्मूला है भाई, ये वाला जो मेरा फॉर्मूला आया है, ये इस तरीके से आया है, ओम्स लॉ यूज़ करके आया बेसिकली, आई इक्वल्स टू वी बाई आर यूज़ करके आया। ये जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क किया है, और इसको हम अलग से बॉक्स में भी मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो हो गया मेरा फॉर्मूला 1 या इक्वेशन 1 कि आई इक्वल्स टू वी बाई आर पी। आर पी क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल सर्किट। अब अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द ईच रजिस्टर्स वी हैव, मतलब ये जो हमारे पास ईच रजिस्टर्स है I1 I2 I3 R1 R2 R3, इन पे भी लगा देते हैं ओम्स लॉ। तो जब इन पे भी हम ओम्स लॉ लगा देंगे तो I1 क्या आ जाएगा बच्चों लोग मेरा, V बाई R1, सिमिलरली I2 क्या आ जाएगा, V बाई R2, और I3 क्या आ जाएगा, V बाई R3। और यहाँ पे अगेन देखो हमें टाइपो देखने को मिल रहा है, जो हमारे कंटेंट क्रिएशन है उनमें क्या है कि जो R2 R3 R1 है ये सब्सक्रिप्ट है, बट आप समझ रहे हो तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। R1 R2 R3 नहीं है, ये सब्सक्रिप्ट में है, ये ऐसे लिखे हैं बेसिकली सारी की सारी चीज़ें। RP ये सब्सक्रिप्ट में है, R3 R2 R1। तो इसको मेरे को लगता है इसको अच्छे से अलग से समझाने की जरूरत नहीं थी, आप समझदार हो, इतना समझ सकते हो आप। ठीक है, ये छोटी मोटी टाइप हैं, ये होती रहती है। तो R1 R2 R3 RP ये सारी चीज़ क्या है बच्चा लोग,
ठीक, तो ये क्या था, सबस्क्रिप्ट में थी। अब मैंने देखो ओम्स लॉ यूज करा है, ये वाला कंसेप्ट यूज करा है कि पैरेलल सर्किट में मेरा करंट डिवाइड होता है, और कि जितना नेट करंट होता है, जितने नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड होता है, वो नेट करंट मेरे को मिलता है। तो I इक्वल्स टू वी बाई आर पी, I1 इक्वल्स टू वी बाई आर वन, I2 इक्वल्स टू वी बाई आर टू, I3 इक्वल्स टू वी बाई आर थ्री। इस इक्वेशन को, इक्वेशन ए को यूज करेंगे, 1 को यूज करेंगे और 2 को यूज करेंगे, तो मेरा क्या बन के आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल का डेरिवेशन या नेट फॉर्मूला जो हम निकालने वाले हैं। तो यूजिंग, इसको देखो आप कि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड ए वी हैव, अब यहाँ कैसे आए, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, हमें फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या मिला है, इसको आप समझो अच्छे से। फ्रॉम इक्वेशन ए से हमें क्या पता है कि जो नेट करंट आई है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 है। ये हमें इक्वेशन ए से पता चलता है, ठीक है भाई, कि हाँ ये हमें इक्वेशन किससे पता चलता है, ए से। इक्वेशन 1 से क्या पता चलता है, इक्वेशन 1 से पता चलता है कि जो ये वाली इक्वेशन मैंने लिखी है ए, इसका जो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है, आई कितना है, आई है वी बाई आर पी, ये हमें इक्वेशन 1 से पता चलता है। ये हमें कहाँ से पता चलता है बच्चों लोग, इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 से क्या पता चलता है कि I1 कितना है, वी बाई आर वन, I2 कितना है, वी बाई आर टू, I3 कितना है, वी बाई आर थ्री। तो इक्वेशन 2 को भी लिख लेते हैं, या चलो नहीं लिखते हैं, चलो लिख ही लेते हैं आपके लिए, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 2 क्या है, I1 कितना है, वी बाई आर वन, I2 कितना है, वी बाई आर टू, I3 कितना है, वी बाई आर थ्री। इसी पेज पे लिख दिया मैंने आपके लिए कि आपको दिक्कत ना हो समझने में, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये रहा, तो इक्वेशन ए लिख दी मैंने आपके लिए, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन 1 लिख दी। और इसको भी चलो इसको भी नाम दे ही रहे हैं तो इसको भी दे देते। ये इक्वेशन क्या है मेरी, पूरा का पूरा ये जो बॉक्स है ये क्या है, इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो ये लिख दिया। अब इन तीनों को कंबाइन करो, देखो लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल आई है तो कैपिटल आई की जगह रख दिया वी बाई आर पी। राइट हैंड साइड में क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 की वैल्यू रख दी वी बाई आर वन, I2 की वैल्यू रख दी वी बाई आर टू, I3 की वैल्यू रख दी वी बाई आर थ्री। अब इसमें देखो इक्वेशन 3 में क्या है मेरे पास, इक्वेशन 3 में मेरे पास V कॉमन है सब में, ऊपर क्या है न्यूमरेटर में क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इक्वल है। और एक और बात कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। भाई देखो ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल्स टू आई आर, अगर I और R दोनों चेंज हो रहे हैं साइमल्टेनियसली तो V कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि R भी अलग अलग है सर्किट में, R1 R2 I3, I भी अलग अलग है। तो उस फॉर्मूले को कांस्टेंट रखने के लिए, ओम्स लॉ को कांस्टेंट रखने के लिए, ओम्स लॉ को कांस्टेंट रखने के लिए V इक्वल्स टू आई आर, इस चीज़ को कांस्टेंट रखने के लिए अगर मेरा I और R दोनों चेंज हो रहे हैं पैरेलली साइमल्टेनियसली तो V कांस्टेंट रहेगा। तो सीधी सी बात है, इस पूरी इक्वेशन में, इस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन में मेरा V कांस्टेंट रहेगा, जैसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में I कांस्टेंट रहता था सिमिलरली। तो उसी तरीके से जब मेरा V कांस्टेंट रहेगा तो उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, और हमारा जो डेरिवेशन निकल के आया है, जो हमारा मेन फॉर्मूला निकल के आया है कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट, वो कितना है, R1 1 बाई आर वन इक्वल्स टू 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री प्लस 1 बाई, मतलब 3 रेजिस्टेंस है तो 1 बाई आर पी नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट, 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री, 1 अपॉन है। ये एक बात ध्यान में रखने वाली है कि ये 1 अपॉन में है, डेनोमिनेटर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसी से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। इससे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या बनता है, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये बनता है, आप नोट डाउन करके लिख सकते हो स्टार लगा के, कि जो नेट रेजिस्टेंस होता है पैरेलल सर्किट में वो मिनिमम रेजिस्टेंस मिलता है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये 1 बाई है। अब आप ऐसे समझो, आपने 10-10 रेजिस्टेंस के 3 रेजिस्टेंस लगाए है ना एक सर्किट में, तो जो इसका नेट रेजिस्टेंस आएगा 1/10 2/10 सॉरी 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, इस तरीके से 10/3 3.3 समथिंग। तो इसके कहने का मतलब ये है, इसके समझाने का मतलब ये, जो सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है मैं लिख देता हूँ, देन समझाऊंगा। इन पैरेलल circuit, the net resistance is in parallel circuit the net resistance is minimum as
compared, minimum as compared to the series circuit, मिनिमम एज कम्पेयर टू द सीरीज सर्किट। अभी ये आप जब क्वेश्चंस करोगे तब अच्छे से समझ पाओगे, बट अभी मैं अभी आपको समझाऊंगा तो भी समझ जाओगे। देखो क्या बोला है मैंने, आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ो कि इन पैरेलल सर्किट में क्या होता है, जो नेट रेजिस्टेंस होता है, टोटल रेजिस्टेंस होता है, वो सीरीज के कंपैरिजन में हमेशा मिनिमम रहेगा, ऑलवेज मिनिमम रहेगा। ठीक है, इसमें ऑलवेज मिनिमम एज कंपेयर टू द सीरीज सर्किट, ऑलवेज और ऐड कर लीजिए। इन पैरेलल सर्किट द नेट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज मिनिमम एज कंपेयर टू द सीरीज सर्किट। अब वो क्यों? अब आप ऐसे देखो कि आपने 3 रेजिस्टेंस लगाए सीरीज में, 5 के, 5 + 5 + 5 सीधे सीधे जुड़ते हैं, क्योंकि सीरीज रेजिस्टेंस में क्या होता है वो भी समझा देता हूँ। आर सीरीज क्या होता है, हमने पढ़ाया लास्ट लेक्चर में, आर सीरीज होता है R1 + R2 + R3। अभी हम 3 की बात कर रहे हैं तो इसको लेके चलते हैं। अब आप इस फॉर्मूले से समझो, इक्वेशन नंबर 4 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इक्वेशन नंबर इसको बी दे देते हैं, अभी तक हमने बी यूज़ नहीं किया तो इसको बी बोल देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर बी से देखो आप कि आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, तीनों 5-5 के हैं। तो अब आप ऐसे समझो 5 + 5 + 5 जो नेट रेजिस्टेंस मिलेगा सीरीज में वो कितना मिलने वाला है आपको, वो मिलने वाला है आपको 15। अब आपने पैरेलल में लगाए हैं 5 + 5 + 5, तो ये देखो 1/RP 1 + 5 1 / 5 + 1 / 5 + 1 / 5/5। इसको जब कैलकुलेट करोगे, इसको जब नेट रेजिस्टेंस लेके आओगे तो जो आरपी निकल के आएगा 5/3, क्योंकि 1 ऊपर आपके न्यूमरेटर सेम है और डेनोमिनेटर भी सेम है, तो एलसीएम वाला कोई कंसेप्ट आएगा नहीं, पंगा आएगा नहीं, सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, तो 5/3। अब ये देखो एक का रेजिस्टेंस, सीरीज का रेजिस्टेंस आ रहा है 15 और पैरेलल का कितना आ रहा है 5/3, ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग। तो इसलिए जो मेरा रेजिस्टेंस होता है पैरेलल सर्किट में कम होता है, और इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम जब हीटिंग इफेक्ट पढ़ाएंगे, तो उसमें हम पैरेलल सर्किट का कंसेप्ट यूज करते हैं होम अप्लायंसेस में। तो अभी के लिए अभी मैंने आपको क्या क्या समझाया इस वाले लेक्चर में, एक बार देख लेते हैं इसको रिवर्स करके कि फटाफट, कि लेक्चर नंबर हमारा 10 है रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट में। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर ही चुके हैं, अगर नहीं किए तो प्लीज़ इसको कीजिए, आपको ये क्लास के एनोटेशन जो नोट्स हैं ये आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ पैरेलल सर्किट में क्या होता है, मेरा करंट डिवाइड होता है I1 I2 I3 में, अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेरा लगता है पैरेलल में। ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरा पोटेंशियल डिवाइड होता है सर्किट का। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि करंट कितने टाइम्स डिवाइड होता है, हमेशा 3 बार नहीं होता। इस डेरिवेशन से आप रट मत जाना कि हमेशा 3 बार होता है, उतने नंबर ऑफ टाइम्स होते हैं जितने नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं। इसमें 3 है तो 3 बार हुआ है, तो आई जो होगा I1 I2 I3। अब इन सब चीज़ को यूजिंग ओम्स लो, हमें पता है ओम्स लो यूज करके V = IR होता है, तो वहाँ से फॉर्मूला निकाला हमने I = V/R। टोटल हमने अज्यूम कर लिया पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो टोटल रेजिस्टेंस है RP, तो I = V/RP, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा I1 = V/R1, I2 = V/R2, I3 = V/I3। अब V कांस्टेंट क्यों है वो भी मैंने आपको समझाया कि यूजिंग ओम्स लो, यहीं से देख लेते हैं कि ओम्स लो में V = IR है। जब I और R दोनों चेंज हो रहा है तो इस इक्वेशन को कांस्टेंट रखने के लिए, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमारा क्या होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इक्वेशन A1 और 2 को यूज करके V/RP, V/R1, V/R2, V/R3, तो जो फॉर्मूला निकल के आया है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया है, आपके लिए लिख देता हूं। ये क्या है मेरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये क्या है, जो नेट रेजिस्टेंस हम पैरेलल सर्किट में निकालते हैं उसका फॉर्मूला है। उसके बाद मैंने आपको इसमें क्या समझाया कि पैरेलल सर्किट में जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो ऑलवेज मिनिमम होता है एज कंपेयर टू सीरीज के। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना इनफ है, इतना ही इसको स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए क्या लेके आने वाला बच्चा लोग, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आऊँगा एक क्वेश्चन सीरीज जो कि बेस होगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। 2 टाइप के लेक्चर्स मिलेंगे आपको, ऑब्जेक्टिव वाला और सब्जेक्टिव वाला। तो अगर अभी तक भी आपने इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले जाइए अभी लेक्चर के बीच में टेलीग्राम चैनल जो है हमारा ये, उसको ज्वाइन कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। देखो उसमें आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, डेली क्लास शेड्यूल मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, DPPs मिलेंगे, क्लास एनोटेशंस क्या होता है जो मैंने ये लिख के समझाया है ये आपको सारा का सारा PDF फॉर्म में मिल जाएगा। तो अभी के लिए क्या करना है, अभी तक अगर आपका कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर लेक्चर में तो कमेंट डाउन कीजिए,
एनसीईआरटी हमारा जो एनसीईआरटी एक्सप्रेस जो हमारा चैनल है, सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने उसको सब्सक्राइब कर रखा तो बहुत बहुत थैंक यू। फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही लेक्चर्स लेके आता रहूँगा, और साथ ही साथ हम आपके एंड मार्च तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपका सारा का सारा कोर्स, स्पेशली साइंस का तो मैं गारंटी लेता हूँ, साइंस का सारा कोर्स करा दूंगा। देन ओनली क्वेश्चन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बाय बाय। और प्लीज सब्सक्राइब एनसीईआरटी एक्सप्रेस चैनल एंड डू ऑल्सो ज्वाइन दिस एंड टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। ओके बच्चे लोग, बाय बाय।